कहानी की शुरुआत हांगकांग के एक बिजी पोर्ट से होती है, जहाँ क्रेन कंटेनर की शिप पर लोड कर रही थी और अब यहाँ से ये कंटेनर टाइट सिक्योरिटी में अलग अलग जगहों पर भेजे जा रहे थे और इन्हीं कंटेनर में से एक के अंदर पैसों का ढेर था। साथ ही इवान मार्को नाम का एक आदमी मौजूद था। उस सिक्योरिटी चेक के बाद में वो कंटेनर से बाहर आ गया। असल में ये कंटेनर स्पेन से हांगकांग $1.5 मिलियन के साथ शिप किया गया था और नोटों की गिनती होने के बाद इवान को कुरियर के तौर पर 3% का कमीशन भी मिलने वाला था, जो होगा लगभग 380 करोड़ रुपए। कुछ साल पहले हम इवान को एक बड़े से होटल के सामने देखते हैं। कुछ साल पहले इवान को एक बड़ी सी होटल के सामने फरारी में आते हुए देखते हैं, लेकिन वो पार्किंग का काम करता था। अब इवान को बारिश में भीगते हुए घर जाते हुए देखते हैं। जब वो घर पहुंचा तो उसने अपनी माँ को आज की कमाई बताई तो उसकी माँ ये कमाई सुन के बहुत खुश हो गई। उन्होंने कहा कि बेटा कुछ समय अपने पिता के साथ भी बिताया करो, वो तुम्हें बहुत याद करते। इवान एक मिडिल क्लास का नौजवान लड़का था। वो अपनी जिंदगी में बहुत कामयाब होना चाहता था। एक वक्त था जब वो अपने पिता को एक बहुत बड़ा महान इंसान मानता था और वो कभी भी उस दिन को नहीं भूल सकता जब वो अपने पिता के साथ एक शादी के बैंकेट हॉल खोलने के लिए लोन मांगने गया था। उनका बिजनेस शुरुआत में काफी अच्छा चला था और उनका परिवार खूब नोट छाप रहा था, लेकिन फिर देश में इकोनॉमिक क्राइसिस आने की वजह से उनके पिता का बिजनेस ठप पड़ गया और तब उसने ठान लिया कि वह कभी भी गरीब नहीं जिएगा। डिसीजन के बाद इवान के पिता अक्सर टीवी के सामने शिकायत करते रहते थे। इसके चलते इवान को उनसे चिढ़ होने लगी। कुछ काम धंधा तो करना नहीं है, दिन भर बस सरकार को गाली देने का काम है। इसी दौरान इवान वेल्डर के काम करने लगा, लेकिन वो हमेशा किसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहता। अपने पिता से बिल्कुल उल्टा, वह सिस्टम से चिपक कर नहीं रहना चाहता। वह सिस्टम से चिपक कर रहने में विश्वास नहीं करता। फिर एक दिन उसने अपने दोस्तों के अपने बिजनेस का प्लान शेयर किया, जिसमें वो एक बेकार से प्लेट को खरीदेगा और उसे बढ़िया करके बेचेगा। लेकिन उनके दोस्त को इस आइडिया में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी और साथ ही उनके पास लगाने के लिए पैसे भी नहीं थे। इस पर इवान ने कहा तो क्या हो गया, बैंक से लोन ले लेंगे। और उनकी बात सुनकर उसके दोस्त उस पर हंसने लगे। वेल्ले की नौकरी पर इवान और उसके दोस्तों ने मिस्टर लीमर को देखा, जो कि मौजूद सरकार में एक मंत्री था, लेकिन उस वक्त वो बहुत ज्यादा नशे में था। इवान ने सामने से उस आदमी को घर छोड़ने का ऑफर दिया, इसके लिए वो आदमी तुरंत तैयार हो गया। इवान उस आदमी का ब्रीफ केस खोलने के लिए बेताब हो रहा था। उस किस्मत से उस चीज के लिए उसे काफी टाइम भी मिल गया था। उस ब्रीफ केस के अंदर पैसों का ढेर लगा था। वह हैरान हो गया। उसने तुरंत कुछ नोट निकाल लिए थे। थोड़ी देर बाद जब वो लोग उसके घर पहुंचे तो इवान सीधा उस औरत से मिला जिसके लिए वह पॉलिटिशियन का काम करता था। इवान का मानना ये था कि वह इस नशेड़ी से बेहतर काम कर सकता है। उसे फर्क नहीं पड़ता है चाहे कोई भी बिजनेस हो। उसने ये भी बताया कि पॉलिटिशियन पीठ पीछे उसकी चोरी कर रहा था। पैसे तो उसने निकाल लिए थे और फिर उसने इवान को डीलरशिप के लिए एक ऑफर दिया और उसने इवान को डिलीवरी के लिए 10,000 यूरो दिए। अगले दिन इवान को फ्रांसिस्को नाम के एक आदमी को घोड़ा डिलीवरी करना था। सवाल करने पर इवान ने उसे बताया कि ये उसकी मेरी के लिए पहली डिलीवरी है। बातचीत के दौरान उसे पता चला कि फ्रांसिस्को और इवान दोनों एक ही शहर से हैं। फ्रांसिस्को की कहानी पता चली कि वह कैसे एक मामूली सी फोटोशॉप पे काम करता था, फिर वह धीरे धीरे बड़े लोगों के साथ मिलकर आज यहाँ तक पहुँच गया है। इवान को फ्रांसिस्को का मेरी के लिए केस का ब्रीफ केस डिलीवरी करना था, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था। रास्ते में इवान को पुलिस ने रोक लिया और कुछ ही पलों में पुलिस को ब्रीफ केस के भरा केस मिल गया। अपने आप को बचाने के लिए इवान ने झूठ कह दिया कि अभी अभी घर बेच के आ रहा हूँ, ये पैसा वहाँ से मिला है। लेकिन पुलिस वालों को इस झूठी बात पे यकीन नहीं हुआ और आसानी से पकड़ लिया और गुस्से में उन्होंने उसका सर गाड़ी पर मार दिया। अपने आप को मुसीबत में देखकर इवान ने पूरे कॉन्फिडेंस से कहा कि मैं तुम्हारे बॉस को जानता हूँ, फोन करूँ क्या, उसको मिलाऊंगा कौन। जिसके बाद पुलिस वालों ने उसे छोड़ दिया। असल में ये पुलिस वाले मेरी के लिए काम करते थे और यह सब उसकी प्लानिंग थी ताकि वह इवान की वफादारी परख सके। डिलीवरी हो जाने के बाद इवान को उसका पैसा के साथ साथ बोनस भी मिला ताकि वह कुछ नए कपड़े खरीद सके और अब मेरी और इवान एक दूसरे के करीब आ गए थे। अगले दिन इवान की मुलाकात मेरी के पति फ्रांसिस से हुई, जो एक बहुत बड़ा डायमंड स्मगलर का बेटा था और साथ इनको फॉरेन करेंसी का काम भी था। उस दिन इवान का काम एक बेल्जियम कुरियर का था। इवान अपनी कुरियर की नौकरी से बहुत खुश था क्योंकि वो बहुत बढ़िया पैसे कमा रहा था और साथ ही साथ महंगी गाड़ी पे चला रहा था। फ्रांसिस्को, जिसे लोग पाको के नाम से भी जानते थे, अपने बहुत से अमीर क्लाइंट के काले पैसे को साफ करने का काम करता था और इनमें से फ्रांसिस्को और मेरी उसकी मदद करते थे। वो इवान को केस से भरे हुए ब्रीफकेस देते थे जो उसे बेल्जियम पहुंचाना होता था। एक दिन इवान लेट्सिया से बात कर रहा था तो उसे पाको ने देख लिया। पाको ने इस बात से खुश नहीं हुआ। उसने इवान को लेट्सिया से दूर रहने को कहा। कुछ दिनों बाद इवान मेरी से एक रेस्टोरेंट में मिला जहाँ उसने बताया कि बेल्जियम में खतरा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, इसलिए
उन्होंने दूसरी जगह ढूंढ ली है। पर तभी उन दोनों की नजर एक अजीब से कपल पर पड़ती है। ये देखकर इवान कहता है कि इस फद्दू को कैसे मिल गई इतनी अच्छी लड़की, जिस पर मेरी ने जवाब दिया कि इस ब्रीफकेस में जो है ना उसे सब कुछ हो सकता है। इवान अभी भी मेरी के साथ बिजनेस करना चाहता था, क्योंकि अभी इस पूरे खेल के बारे में और सीखना चाहता था। इसके बाद वो दोनों लोग एक बिल्डिंग में पहुंचे, जहाँ उनकी मुलाकात मिस्टर स्टूल से हुई। वो भी मेरी के एक बिजनेस पार्टनर था, जिसे काले पैसे को साफ करने का बड़ी सिस्टम बनाया हुआ था, और वो भी 3% का कमीशन लेता था। कुछ देर बाद अपनी माँ से बात करते हुए इवान ने उस आदमी को टीवी पर देखा, जिसकी सुंदर सी गर्लफ्रेंड थी। टीवी पर इवान ने उसकी पत्नी को भी देखा, और वो समझ गया कि रेस्टोरेंट वाले लड़की से अफेयर चल रहा है। इवान शांति से उसके वापस आने का इंतजार करने लगा, ताकि उसके कमरे में कैमरा इंस्टॉल कर सके और ब्लैकमेल कर सके। आदमी का नाम लुइस था, और इवान ने उसके कमरे में घुसने के लिए एक सफाई वाले को थोड़े पैसे भी दिए। बदकिस्मत इस स्टोर के सिक्योरिटी ऑफिसर यानिक ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। पर असल में तो यानिक भी उतना ही था, उसको सिर्फ इवान के मुनाफे का एक हिस्सा चाहिए था। इसके बाद यानिक ने खुद कैमरा इंस्टॉल किया। इसके बाद जो वीडियो एविडेंस में मिला वो लुइस को ब्लैकमेल करने के लिए काफी था। इवान को पूरा भरोसा हो गया कि यानिक उसका एक बहुत बढ़िया पार्टनर बन सकता है, क्योंकि ताकतवर होने के साथ साथ उसका दिमाग भी बहुत तेज था। काम खत्म होने के बाद उन दोनों ने मस्त पार्टी करते हुए रात बनाई। इसके बाद इवान ने मेरी से मिलकर उसे बताया कि काफी समय से उसकी माँ मिलने की जिद कर रही है। मेरी ने तुरंत उसे हाँ कह दिया। भाई कोई बात नहीं, जितने दिन की छुट्टी चाहिए ले ले, क्योंकि उसके मुताबिक परिवार सबसे जरूरी है। साथ ही उसने इवान को एक घड़ी तोहफे में दी, क्योंकि उसका मानना था कि इंसान की घड़ी और जूते उसके बारे में सब कुछ बता देता है। इसके बाद इवान और यानिक लुइस से मिलने पहुंचे। या तो पुलिस से बात कर ले, अपनी इमेज खराब कर ले, या फिर हमारे साथ मिलकर काम कर ले। वही स्पेन से स्विट्जरलैंड तक पैसा ले जाने चाहते थे, और साथ ही वह लुइस के शहर में एक ब्रांच खोलना चाहते थे। शुरुआत में तो लुइस थोड़ा हिचकिचा रहा था, लेकिन मजबूरी में उसे हाँ करना पड़ा और सारी शर्तें माननी भी पड़ गई। इसके बाद उसकी लुइस से डील हुई। शुरुआत में इवान को इस बात पर अंदाजा नहीं था कि पुलिस की एक स्पेशल यूनिट इस इवेंट पर नजर रखी हुई थी, और यही इसके हेड इंस्पेक्टर रॉय को इवान के बारे में पहली बार पता चला। जल्दी ही लुइस के सपोर्ट और बैंकिंग के साथ इवान बड़े बड़े लोगों से मिलने लगा, और उनका बिजनेस कैसा काम करता है समझाता चल गया। साथ ही लुइस ने इवान को अपना खास बताते हुए उन लोगों में उसका भरोसा भी बनवा दिया। इसके बाद इवान मेरी से मिला और उसे अपना नया बिजनेस के बारे में बताने लगा, लेकिन मेरी को सिर्फ एक बात की चिंता थी, फ्रांसिस्को उसकी हरकत से खुश नहीं होगा। उसे नहीं अच्छा लगेगा कि दो नए लड़के उसके क्लाइंट छीन रहे हैं। अगर इवान और यानिक उसका काला पैसा साफ नहीं करेगा तो फ्रांसिस्को करता, लेकिन इवान का मानना था कि इस धंधे में सबके लिए काफी पैसा है, और साथ ही उसने वादा किया कि वो फ्रांसिस्को के क्लाइंट नहीं खींचेगा। रात साथ बिताने के बाद इवान मेरी को रुकने के लिए कहता है, लेकिन मेरी ने कहा कि वो क्रिसमस अपने परिवार के साथ मनाना चाहती है। जब इवान अपने परिवार से मिलने मैड्रिड आया तो वो बहुत सारे तोहफे भी लेकर आया था उनके लिए, लेकिन उसके पिता बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि वो 1% भी उसके काम के बारे में नहीं जानते थे। वो लगातार इवान से उसका काम के बारे में पूछने लगे। इवान ने ऐसा ही कह दिया कि वो कुछ लोगों के साथ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करता है, लेकिन उनकी बातचीत जल्दी ही बहस में बदल गई। अपने पिता से लड़ाई करने के बाद इवान अपने पुराने दोस्तों से मिलने गया, और अब वह पुराने लोग फ्लेयर्स को खरीदकर नया बनाकर बेचने लगे। कुल मिलाकर उन्होंने इवान का ही बिजनेस आइडिया चुरा लिया था, जैसे कि इवान ने उसे कई साल पहले करने को कहा था। समय बीतता गया, इवान का बिजनेस फैलता रहा। इसी एक मीटिंग के दौरान उसकी मुलाकात फ्रांसिस्को और लेट्सिया से हुई। फ्रांसिस्को इस बात से नाराज था कि इवान उसका क्लाइंट अपनी तरफ खींच रहा है, और इनसे इस बारे में इवान ने चेतावनी भी दी थी, लेकिन उसके बाद भी इवान नहीं मानता। फ्रांसिस्को ने अपने आदमी को इवान और यानिक को सबक सिखाने के लिए भेजा। वो सिर्फ ये दिखाना चाहता था कि उसके इलाके में बिजनेस करने का उन्हें कोई हक नहीं है। इस हादसे के बाद भागने की बजाय इवान के फ्रांसिस्को का सामना करने का फैसला किया, और उसने उसे यकीन दिलाया कि वह फ्रांसिस्को क्लाइंट को कुछ भी नहीं छेड़ रहा। साथ ही उसने फ्रांसिस्को को कहा कि सर देखो, मैं आपके एरिया में काम कर रहा हूँ, आप अपना प्रॉफिट के तौर पर 30% का हिस्सा ले लो। ये बात सुनकर फ्रांसिस्को बहुत ज्यादा खुश हो गया। इस दौरान इवान ने बहुत सारे पैसे भी कमाए। इसी के चलते उसमें कुछ ज्यादा गुरूर भी आ गया। मेरी ने उसके बदले बर्ताव के बारे में कुछ कहा, उसे गुस्सा आ गया। उसका मानना था कि जो सबसे ज्यादा पैसे लेकर आ रहा है उसकी इज्जत तो करनी पड़ेगी। मेरी ने उसे ये भी बताया कि उसके पति को फ्रांसिस्को पर चल रही इन्वेस्टिगेशन के बारे में खबर मिली, और इसलिए उसने इवान को इन सब से दूर रहने को कहा, लेकिन इवान ने उसकी सलाह नहीं मानी और अपना बिजनेस और बढ़ाने का प्लान बनाया। कुछ समय बाद इवान की नजर एक पार्टी में बाहर खड़े अंडरकवर पुलिस वाले के पर पड़ी, और उसने उसके पास जाकर कहा कि अपने बॉस के पास ले चलो। वो पुलिस वाले ने पुलिस स्टेशन ले गया, जहाँ इवान की मुलाकात
मुलाकात इंस्पेक्टर मूली एल्रोय के साथ हुई, जो इस सभी इंक्वायरी का इंचार्ज था। इवान ने कहा कि मैं पुलिस वाले की मदद करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ और मेरा बॉस है ना, वो फ्रांसिस्को में सारे पैसे उसी को देता है। उसके बारे में तुम्हें पूरी जानकारी दूंगा, लेकिन इसके बदले में अपने लिए पूरी सेफ्टी के लिए प्रोटेक्शन मांगता हूँ और अपने के लिए 30% का प्रॉफिट भी चाहिए। ये दोनों का वादा भी इसलिए किया था कि बाद में उसे फंसवा सके। सबूत की जरूरत थी जिससे यह साबित हो जाए कि उसने पुलिस को फ्रांसिस्को के बारे में नहीं बताया, और इसलिए वह लोर्सिया को पेरिस ले गया, जहाँ एक हफ्ते के लिए उसे लोर्सिया की हर एक डिमांड पूरी की। वो लोर्सिया के साथ प्यार का नाटक सिर्फ इसलिए कर रहा था कि किसी को उस पर शक न हो और वो कह सके कि मैं तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाहर गया हुआ था, मुझे क्या खैर। कुछ दिन के बाद जब लोर्सिया ने टीवी पर अपने पिता के जेल जाने की खबर सुनी, वह तुरंत ही मैड्रिड वापस जाने के लिए तैयार हो गई, लेकिन उसे इस बात के बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इवान ही उसके पिता को गिरफ्तार का जिम्मेदार है। लेकिन जब इवान शहर में वापस आया तो लोर्सिया ने उसे अजनबी लड़कियों के साथ सोते हुए पकड़ लिया, जिससे वह समझ गई कि इवान ने उसके साथ प्यार का झूठा नाटक किया था। फ्रांसिस्को के जेल जाने के बाद इवान ने सबको कॉल करके कहा कि जब तक वह छूटकर नहीं आता तब तक उसके क्लाइंट को वो संभाल लेता है। लेकिन मेरी और उसके पति फ्रांसिस्को को ये बात सही नहीं लगा, क्योंकि पुलिस के पास फ्रांसिस्को के क्लाइंट की सारी जानकारी होगी और उनका काम करने के चक्कर में वह फंस सकता है। इवान ने उनकी बात मान ली और अभी के लिए अपना बिजनेस बंद कर दिया। उसने अपने सारे बचे हुए पैसे मैड्रिड में पार्टी करते हुए उड़ा दिए, और जब पैसे खत्म हो गए तो इवान अपने घर वापस आ गया। जब पहुंचकर उसे पता चला कि उसके पिता गुजर गए हैं और उसकी माँ को अब मदद की सख्त जरूरत थी। अपने घर लौटने के बाद भी वह नए नए बिजनेस के आइडिया बारे में सोचने लगा, और आखिरकार उसे चाइनीज माफिया के बारे में पता चला। इवान ने लुइस के साथ याओ मिंग के बारे में जानकारी ली। मिंग कहां से लोगों का काला पैसा चाइना तक पहुंचाता था, लेकिन वो पुराने घिसे पीटे तरीकों को इस्तेमाल करते हुए और अक्सर पकड़े भी जाता। उसके बाद इवान ने मेरी से मिलने के लिए पहुंचा और उससे याओ मिंग के साथ डील करने के बारे में बातें करने लगा। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि अब स्विट्जरलैंड में पैसा ले जाना और वहाँ से निकालना इम्पॉसिबल हो गया था। ऊपर से उनके क्लाइंट केस में पैसा मांगते थे। इवान के पास इसके लिए भी एक सोल्यूशन था। उसने कहा कि स्विट्जरलैंड में फंसे हुए पैसे याओ मिंग को चाइना के अकाउंट में भेज देते हैं और बदले में याओ हमें स्पेन में केस दे देगा। दोनों ही पार्टियों को ये आइडिया बहुत पसंद आया और वो उसके लिए तुरंत तैयार हो गए। उधर मेरी और इवान अपनी इस डील की खुशी मना रहे थे कि तभी फ्रांसिस्को अचानक उसकी टेबल पर पहुंच गया। लेट्सिया को धोखा देने के बाद फ्रांसिस्को को पता चल गया कि इवान ने उसके खिलाफ पुलिस की खबर दी थी। उसने जज को पैसा खिलाकर अपना केस डिसमिस करवा लिया और अब किसी भी हाल में इवान से बदला लेना चाहता था। साथ ही उसे ये भी पता चला कि उनके लिए काम करने वाली सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने स्विस बैंक के अकाउंट की लिस्ट भी लीक कर दी थी, जिसके बाद लेट्सिया और फ्रांसिस्को बचे हुए पैसे लेकर भाग गए थे। इवान और मेरी तुरंत समझ गए कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए, क्योंकि उनके ज्यादातर क्लाइंट उस लिस्ट में थे और पुलिस उनका पीछा कर रही थी। तो उन्होंने भागने की पूरी कोशिश की, लेकिन अचानक से उनके चाइनीज क्लाइंट में कुछ आदमी ने आकर उन्हें पकड़ लिया, जिसके बाद उन दोनों को योंग मिंग के पास ले जाया गया, जो कि खुद भी बहुत बड़ी मुसीबत में था, क्योंकि पुलिस वाला भी उसका पीछा कर रहे थे। मिंग को लग रहा था कि इवान ने उसके बारे में पुलिस को बताया है और इसी के चक्कर में वो इवान को मार देना चाहता था। जैसे याओ इवान पर गोली चलाने वाला था, इवान ने जल्दी से एक प्लान बनाया। उसने याओ को वादा किया कि वह खुद उसके पैसे को मंजिल तक पहुंचाएगा। उसने याओ को भरोसा दिलाया कि वह केस से भरे हुए कंटेनर में खुद चिपकर स्पेन से हांगकांग तक याओ के सारे पैसे ट्रांसफर कर देगा। ये प्लान रिस्की जरूर था, लेकिन इकलौता प्लान था जिससे इवान जिंदा बच सके। अगर इवान हांगकांग पहुंच गया तो याओ को ये डर नहीं होगा कि वह पुलिस से बात कर सकता है। प्लान के मुताबिक इवान बिल्कुल सही सलामत हांगकांग पहुंच गया। अब ये सोचकर उसे 3% कमीशन मिलेगा, वो बहुत खुश था। लेकिन अचानक से पुलिस वाले ने आकर उसे गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद उसे वापस स्पेन भेज दिया गया। और अब वह जानता था कि उसके लिए सिर्फ एक ही उम्मीद थी कि अच्छा सा लॉयर मिल जाए जो उसकी सजा कम करवा दे। लेकिन सजा होनी तो पक्की है। उसके वकील ने उसे बताया कि कम से कम 15 साल की सजा तो पक्की है भाई। जिस वजह से इवान ने पुलिस इंस्पेक्टर को रिश्वत देने की कोशिश की, पर बदकिस्मती से वहाँ पुलिस वाला बिकाऊ नहीं था। उसके बाद इवान को पता चला कि असल में मेरी ने अपनी जान बचाने के लिए पुलिस को उसके बारे में बताया, जिस वजह से उसे हांगकांग में पकड़ लिया गया। इवान समझ सकता था कि उसने अपनी जान बचाने के लिए ऐसा किया, और अगर शायद मैं भी उसकी जगह होता तो ऐसा ही करता। बाद में याओ मिंग भी पुलिस के हाथ लग गया। आखिरकार अपने पिता की बात सही लगती है और एक इंटरव्यू में कबूल करता है कि पैसा लोगों के सर पर चढ़ जाता है। उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। वीडियो पसंद आई तो लाइक, चैनल सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगली वीडियो में।